नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी या एसएससी या एसएससी सीजीएल ले लीजिए, सीएचएसएल ले लीजिए या कोई भी। अभी एसएससी का जीडी का एग्जाम आने वाला है। इसका लगभग सीटिंग इंटीमेशन आ गया है, एग्जाम कुछ दिनों में है। तो जो भी इसका एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी काफी हेल्प होगी। अच्छा, अभी सिपाही हो गया, बंद सिपाही हो गया, दरोगा जो भी है, एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, ये सब जो भी वैकेंसी आ रही है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जनरल अवेयरनेस पूछ रहा है। जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल, उसमें साफ बोल दिया करंट अफेयर से रिलेटेड, और ये सब करंट अफेयर से यही सभी चीजें रिलेटेड होते हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे ना तो आपको दो क्वेश्चन, मैंने उसमें केवल 3 टॉपिक किया है। आई थिंक 2 ही टॉपिक में किया हूँ उसमें, और आप आराम से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक नहीं, 10 पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस, आपको हर एक में का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, हर एक मतलब ये कि 10 में से आपको 6-7 पेपर में का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये मजाक नहीं हो रहा है, ये सीरियस हो रहा है। देखो, आपको पढ़ाई क्या करना है, आपका सिलेबस तो है बहुत ज्यादा, ये लीजिए, भर लीजिए पूरा। ठीक, सिलेबस के हिसाब से आप जितना भी कापी किताब ले आइए, आपका कंप्लीट नहीं होगा। कोई भी किताब ले आइए, कोई भी, यहाँ तक आप कहीं से किसी का कोचिंग का प्रिंट मटेरियल या कुछ भी ले आइए आपको, लेकिन फिर भी सिलेक्शन लेने के लिए बस इतना ही पढ़ना है। आप चाहे कितना भी लिए, लेकिन पढ़ना आपको इतना ही है। ये पूरा रहा आपका सिलेबस। ये भी बहुत ज्यादा मैं बोल दिया, इतना ही पढ़ ले रहे हैं मतलब आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए मात्र सिलेबस का जो मेन मेन चीजें है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ, ये मेरा स्टैटिक जीके का मैं जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, लगभग 6-7 वीडियो में अपलोड करूंगा। इसमें आपको, अगर आप पूरा देख ले रहे हैं संयम के साथ, तो आराम से 12 से 15 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जा रहा है। 12 से 15 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम में, एग्जाम का पेपर होगा, अब मिला लीजिएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इस पूरे लेक्चर की सीरीज में हम जो भी कर रहे हैं, इसमें हम लगभग 150 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। 150 टॉपिक, 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है अभी। फर्स्ट उसमें से एक टॉपिक आर्ट एंड कल्चर में जो कुछ चीजें रह गया था, कुछ जगह बहुत कुछ रह गया है। अभी उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो चीज मैंने नहीं करवाया, उसमें अभी जिम्मेदारी दिया है कि हाँ, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते, क्योंकि हमको करना है जल्दी से जल्दी कंप्लीट। हमारा कोशिश यही है कि फरवरी, मिड फरवरी तक इसको मैं कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सब देख रखा है, तो उसको आप देखिए, अच्छा लगेगा। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज सेजो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये पिछले हम लोगों ने देख लिया है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। इसका ऐसे हिमाचल प्रदेश होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे। ये भी मैंने देख लिया, लास्ट में पूरा आपको नोवेल पूरा बता दिया गया। देखिएगा, अगर प्रीवियस पेपर उठा करके आपको नोवेल उसमें अच्छा खासा दिया हुआ है, नोवेल से क्वेश्चन। स्टार्टिंग का जो पेपर है उसमें नोवेल का क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में मिला है। हर एक शिफ्ट मतलब सभी में मिला है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग में मिला है या मिड में मिला है। किसी किसी एक पेपर में नहीं मिला है, लेकिन अगर 10 पेपर में से 7 पेपर, 8 पेपर में मिला है नोबेल क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, और वो भी इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे। ये सब मैंने करवा दिया कल, और ये सब जो भी पढ़े होंगे, अगर टेस्ट दे रहे होंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे या प्रीवियस पेपर कर रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा हाँ, हमने क्या चीज बताया। अब चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और देखिए, एक ये क्वेश्चन आज का क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग रिटन बाय। यहाँ पर से आपको मिल गया अरुंधति रॉय। अब बन जा रहा है ये क्वेश्चन जो है ना, एनटीपीसी में और एएलपी में, अभी इस बार भी जो एएलपी हुआ उसमें और एनटीपीसी एग्जाम में, कम से कम अगर आप पूरे पेपर को उठा लें तो इस क्वेश्चन को अगर आप लिखिएगा ना, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 2 3 4 पेज करके, तो आपको एक पेज पूरा भर जाएगा। मैं इतनी बार पूछा गया है, लगभग लगभग 40-50 बार क्वेश्चन पूछा गया है टोटल मिला जुला करके। पिछले बार के एएलपी, इस बार के एएलपी और आरआरबी एनटीपीसी को मिलाकर। तो अब इसको पूछने का कारण क्या है, देखिए ये जो है ना, तो ये जो बुक है अरुंधति रॉय की, इस बुक को मिला था, मतलब इनको मिला था क्या, बुकर प्राइज। अब पूछिएगा ये बुकर प्राइज क्या होता है, तो हम बता दें, बुकर प्राइज या इसको हम बोलते हैं मैन बुकर प्राइज, या बुकर प्राइज फॉर फिक्शन भी बोला जाता है, बुकर मैकेनल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक, बात उसकी नहीं है, बात इसकी है। देखिए 4 नाम आपको बता दिए कौन सो। एक तो इसका नाम बुकर मैककॉनेल प्राइज भी बोला जाता है, बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन भी बोला जाता है, मैन बुकर प्राइज भी बोला जाता है। अच्छा, इसमें जो प्राइज मिलता है उसको हम बुकर प्राइज बोल दिए, और ब्रिटिश लिटरेरी अवार्ड ये बोलिए। ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी,
तो 1968 की बात है, बुकर प्राइज का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस अवार्ड का। ठीक, इसमें हमारे इंडियन 5 ऐसे इंडियन रहे हैं जिनको बुकर प्राइज मिला है। अभी लास्ट बार भी एक मिला था बुकर प्राइज 2024 या 2023 में मिला था। उसको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि वो करंट में थोड़ा सा पुराना हो गया ना, तो उसको एक बार कंफर्म करिए कि गलत नहीं बताना है, जो बताना है सही बताना है, क्योंकि आप हमारे भरोसे अगर होंगे, भरोसे होंगे क्या, भरोसे रहेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो अरुंधति रॉय को ये कब मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर प्राइज? ये इनको मिला था सन 1997। तो अब बोलिए क्या सर इसके पहले किसी को नहीं मिला? तो बोले यार क्या है नहीं मिला भाई, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, क्यों नहीं मिलेगा? तो इनके पहले फिर पूछेंगे किसको मिला, तो भाई इससे पहले मिला था वीएस नाइपाल, वीएस नाइपाल, ठीक, नाइस पाउल, इनको मिला था। कब मिला था? तो 1971 की बात है। तो पूछेंगे सर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? इन्होंने एक बुक लिखा था इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट, और ये चीज आपका एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी जो भी है ग्रुप डी में मिला करके इतने बार पूछा है, इतने बार पूछा है कि हम कह नहीं सकते कितने बार पूछा है। तो बस हम इतना कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद कहेंगे भाई वीएस नायपाल तो हो गए, इसके बाद और कोई है 1997 से पहले? तो हाँ बिल्कुल है। कौन है? सलमान रश्दी। ये सब इंडियन है जिनको मिला है सलमान रश्दी। इनको पूछेंगे आप कब मिला सर, तो इनको मिला था कब? तो 1981। अब देख रहे हैं 71 के बाद 81, 10 साल का सीधे गैप हो गया। तो इनको किस लिए दिया गया? तो मिड नाइट्स, मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए दिया गया था इनको सलमान रश्दी को। इसके बाद तीसरे नंबर में ये हो गए, देखिए पहला तो ये हो गए, दूसरे में ये हो गए, तीसरे नंबर में हो गए अरुंधति राय, फिर बचते हैं चौथे नंबर और पांचवें नंबर, मतलब इनके बाद में मिला है। ठीक, इनके बाद किसको मिला है? तो किरण देसाई। किरण देसाई को दिया गया था तो 2006 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, किरण देसाई 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अब देखिए अब ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है। आप कहेंगे सर कहां से पूछ लिया, अब लेके पहुंच जाएंगे वो इनहेरिटेंस की बात कर, यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन ये सब चीजें जो है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज, सॉरी मेन बुकर प्राइज यानी कि बुकर प्राइज में जो इंडिया कर रहा है अपना प्रतिष्ठा, इंडिया का जो सम्मान मिला है वो सब चीजें हैं ये। अब पांचवा में कौन है? तो 5 नंबर में हम बात करते हैं अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा जी को मिला था कब? तो 2008। अब देखिए किरण देसाई के बात करें, यार किरण देसाई ले लिया, हमको तो लग रहा दोनों फ्रेंड तो नहीं थे कि लिया तो बस तुरंत ही इन्हें हड़ा उड़ा के जल्दी से साल 2 साल के अंदर ले लिया 2008 में। ठीक, अरविंद अडिगा, ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बुक लिखा था एक, क्या? दी व्हाइट टाइगर, सफेद का बाघ, समझे? सफेद का वाला बाघ के लिए मिला है मिडनाइट चिल्ड्रेन, आधे रात वाला बच्चा। बच्चे को सुना है ना आधे रात वाला? तो सलमान रश्दी ने। अब सलमान खान का गाना सुना दीजिए बच्चों को आधे नेट में याद करने के लिए। वीएस नाइपाल इन अ फ्री स्टेट, नाइपाल एकदम फ्री है। किरण देसाई हो गए इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो ये हो गया 5 टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमारा है व्हाट इज द नेशनल गेम्स ऑफ कनाडा। अब देखिए यहाँ से आपका आंसर तो मिल गया कि नेशनल गेम ऑफ कनाडा जो है आइस हॉकी है, लेकिन क्या इससे आपका काम हो जाएगा? कि यहाँ पर मतलब यही बस केवल बताने के लिए मैं आया था। अगर यही करना है तो बुक से खोल के पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको मैं क्या करा रहा हूँ कि जो भी नेशनल गेम है, अब नेशनल गेम अब अलग अलग दूसरे कंट्री होगा जो भी है मैनेजमेंट। जैसे कि हम बात करें अगर, तो सबसे पहले बताइए कि इंडिया का नेशनल गेम क्या है? इंडिया का
बता सकता है कोई? तो भैया जी इंडिया का जो है ना कोई भी फिक्स नेशनल गेम नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, एक में दे दिया आपका क्रिकेट, दूसरा में हो गया वॉलीबॉल, तीसरा में हो गया फुटबॉल, चौथा में हो गया हॉकी, तो आप हॉकी मारिएगा। लेकिन अगर यही 5वां ऑप्शन में नन ऑफ दीज दे दिया तो आप नन ऑफ दीज मारिएगा। क्या समझे? हमारा कोई भी ऑफिशियल नेशनल गेम नहीं, लेकिन हम हॉकी को मानते हैं क्योंकि हॉकी में हमने अच्छा खासा अपना मेडल हासिल किया है ओलंपिक वगैरह में। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसको हम अपना टॉपिक में। तो यहीं पर अगर आपसे हम पूछ लें कि यूएसए, यूएसए क्या है भैया? देश में सबका नजर यूएसए में है, यूएसए का नजर सब में है। ठीक, यूएसए क्या है? ये हो गया बेसबॉल। अब आप पूछिए सर ये सब जो करवा रहे हैं क्या कोनो काम का है ये? तो यही बहुत काम का है, समझे ना? अगर इसको कर ले रहे हो मतलब कि अब एग्जाम जब पेपर दोगे यार तुमको खुद समझ में आएगा। पेपर तो आने दो, हम आपको पेपर के टाइम में इस तरह से करवाएंगे ना कि मजा आ जाएगा। यूएसए का हो गया। अब ब्राजील, पहले हम अमेरिका चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, उसको पहले कर लेते हैं, फिर ससुरा पाकिस्तान को देखा जाएगा। इसमें क्या है? ब्राजील का क्या है? इसको बोलते हैं हम केपोइरा, केपोइरा। अभी केपोइरा पता नहीं कौन सा खेल है, समझ में आता है कौन खेल है? तो देखिए, तो नेट में देखिए पता चलेगा। केपोइरा कहाँ का है? ब्राजील का है। उसके बाद पूछ लेता है को श्रीलंका कहाँ का है? श्रीलंका। तो श्रीलंका का ज्यादा कुछ नहीं है, इसका क्या है? वॉलीबॉल। देखिए वीडियो को ना 2-3 बार बढ़िया से सुनिए, कान में लगा के थोड़ा सा स्पीड, एक बार सुन लीजिए आराम से, दूसरे बार से स्पीड जो है इसका बढ़ा लीजिए, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। श्रीलंका क्या हो गया? वॉलीबॉल हो गया। बांग्लादेश, अगर हम बांग्लादेश का बात करें तो बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी। कबड्डी खेले ही होंगे बच्चे में, तो जाकर के बांग्लादेश में कबड्डी खेल के चले आइए। ठीक, बांग्लादेशों को हरा के आइएगा कबड्डी में। नेक्स्ट नेपाल। अब देखो पड़ोसी देश यार, सबका बात करो उसका ना करो तो इसको अच्छा नहीं लगेगा ना। नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो नेपाल का क्या है? नेपाल का भी सेम वॉलीबॉल, किसका? श्रीलंका के जैसा वॉलीबॉल हो गया। ठीक, और उसके बाद भूटान का अगर बात किया जाए तो भूटान का और करिए, भूटान, भूटान का आर्चरी है। ठीक है, यहां तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। भूटान का कर लीजिए, नेपाल का कर लीजिए। बांग्लादेश का हो ही गया, श्रीलंका का वेल, श्रीलंका क्या है? तो वॉलीबॉल, बांग्लादेश का कबड्डी, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी श्रीलंका और नेपाल क्या है? वॉलीबॉल है। ऐसे ध्यान रख लीजिए, हमारे दोनों पड़ोसी देश हैं, तीन दोनों का वॉलीबॉल हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान, कैसे छोड़ सकते हो? अब हम अगर हॉकी को मान के चले तो पाकिस्तान कैसे पीछे रहेगा? तो भैया पाकिस्तान ने बोल दिया कि ना, तुमने माना या ना माना, पापा माने चाहे ना माने, लेकिन हम तो मानिए लेकिन हमारा हॉकी ही रहेगा। मतलब समझ गए? बेटा तो आगे रहना ही चाहता है ना, कोई बात नहीं। हो गया पाकिस्तान का। फिर उसके बाद फिर अगर बात करें स्पेन का, तो स्पेन को उतना ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए स्पेन का क्या है? बुल यानी कि बेल फाइटिंग, बेलों की लड़ाई करवा दो, हो गया। देखो यार ये सब ज्ञान करवाने के लिए ऐसा है, कोई वो नहीं, अब एक बार 2 बार करिएगा याद हो जाएगा। तो बुल फाइटिंग स्पेन में हो रहा है। कनाडा का तो हो ही गया आइस हॉकी। उसके बाद फिर इंडिया का आपका हॉकी मान ही लिया, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल हो गया, ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया नहीं हुआ, इंडोनेशिया बैडमिंटन, इंडोनेशिया बैडमिंटन। अब हम देखिए यहाँ पर सभी कंट्री के नहीं बता रहे, हम उसी को बता रहे हैं जो या तो हमारे इर्द गिर्द है या जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। अब जैसे रसिया, रसिया का तो पूछ ही लेता ग्रुप करके, तो बैंडी, BANDY। अब बैंडी क्या होता है? रसिया का हो जाएगा बैंडी। बस इतना ध्यान में रखिए, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें, बैंडी हो गया, बैडमिंटन भी हो गया, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, ये है कहाँ का? तो रसिया का। फिर उसके बाद फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो क्रिकेट वाला कोई तो मिला, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, सदर्न पोल वाला, सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर वाला। ठीक, ऑस्ट्रेलिया हो गया। जापान का हो गया सुमो रेसलिंग, नहीं हुआ, जापान का ध्यान में रख लीजिए, जापान सुमो रेसलिंग। उसके बाद इंग्लैंड का क्रिकेट, इंग्लैंड का क्रिकेट और किसको बताए थे? तो ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, उसके बाद स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल हो गया, स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल। फिर उसके बाद फिर आ जाइए आप
फ्रांस का तो फुटबॉल है, देखिए स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, फ्रांस का फुटबॉल। उसके बाद फिर भूटान का बात करेंगे, चाइना, चाइना का देखिए टेबल टेनिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चाइना, चमगादड़ चाइना, टेबल टेनिस। अच्छा, इसे भी पूछा जाता है टेनिस से रिलेटेड कौन कौन सा खेल है, ये कौन सा स्पोर्ट्स से संबंधित है, दे देगा नाम, अवार्ड से अवार्ड, बहुत कुछ दे देता है, तो वो सब चीजें देखा जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट। ऐसे आपको बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, इतना बस कल अपने ध्यान से इसको 2 बार सुन लीजिए। देखिए क्या क्या बताया, एक तो इंडिया का बता दिया हॉकी, यूएसए का बेसबॉल, ब्राजील का हो गया कैपोईरा, उसके बाद श्रीलंका का हो गया वॉलीबॉल, यार वॉलीबॉल नहीं, वॉलीबॉल, बांग्लादेश का कबड्डी, नेपाल का वॉलीबॉल, उसके बाद भूटान का आर्चरी हो गया, रसिया का बैंडी, ब्रांडी मत समझ लेना कि नहीं शाम का टाइम है, चलो ठीक है, याद आ रहा है, रसिया का बैंडी, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, इंग्लैंड का क्रिकेट, उसके बाद फिर स्पेन का हो गया बुल फाइटिंग, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, पाकिस्तान का हॉकी, चाइना का टेबल टेनिस एंड जापान का क्या बताया गया, बताइए, सुमो रेस्लिंग। ठीक है, यहां से ही कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया होगा एग्जाम में, और आपने भी देखा होगा जब पेपर दिया होगा तो बहुत बार आपको एग्जाम में मिला भी होगा। अब इसरो से आप बहुत लोग परिचित होंगे, आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा इसरो चलता है। देखिए ISRO, पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसकी बात यह होता है कि इसका स्थापना कब हुआ, तो 1969 में। ठीक है, 1969 कब हुआ, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका हेडक्वार्टर का पूछा गया, तो हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, वहीं पर इसकी भी हेडक्वार्टर है। बेंगलोर का हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकॉन सिटी बोलते हैं इसको, और उसके बाद फिर स्पेस सिटी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है बेंगलोर को। सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला भी शहर के नाम से जाना जाता है ये, और भी कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है, ऐसा बात नहीं है। KGF जो है यहीं थोड़ा सा दूरी पे है, तो बेंगलोर एक्चुअली क्या है ना, काफी हाइट पे है, इसलिए यहाँ का मौसम जो है ठीक ठाक रहता है। लगभग आप देखिएगा सी लेवल से 4000, 3500, 4000, 4500 के हाइट पे है। हम कहाँ से सी लेवल में मेजर करते हैं, तो भैया चेन्नई से। कहाँ से, चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये है तमिलनाडु में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखिए हेडक्वार्टर हमने बेंगलोर का देख लिया, लेकिन और भी हेडक्वार्टर क्या है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब ये कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली। ठीक, उसके बाद सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, कटक। कटक कहाँ पर है, बिना पता होगा तो भैया यहीं से पेन फेंक के मारेंगे। कटक मतलब बोले तो उड़ीसा। ठीक, उसके बाद फिर शुगर कैन ब्रीडिंग सेंटर या शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हैं, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, तो ये कहां पर है, तो कोयम्बटूर में हो गया शुगर कैन ब्रीडिंग ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद बात करें सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। टोबैको मतलब क्या होता है, टोबैको यानी कि तंबाकू, इसका कहां पर है, तो राजमुंद्री कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश। इसके बाद फिर अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, देखिए ये उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये फुल फॉर्म दे देता है, तो IINRG का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स। डेयरी इंस्टीट्यूट आपको पता है करनाल हरियाणा में, नहीं पता है तो आज पता हो गया होगा। ठीक, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में। अच्छा, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, सेंट्रल आप लगा लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च कहाँ पर है, धनबाद कहाँ पर है, झारखंड में। ठीक, इसी प्रकार से अगर और बात किया जाए तो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ये कहाँ पर है? तो लखनऊ, योगी जी वाला जगह, नवाबों का शहर, किसने बनवाया था? चलिए ठीक है, यहाँ पर बड़ा इमाम बड़ा किसने बनवाया था? चलो आप कमेंट में कीजिए तो देखें, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड रिसर्च फ्यूल हो गया आपका, सेंट्रल ड्रग हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और एक होता है इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये है आपका पटना में, पूसा, ध्यान में पूछा होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पटना पूसा। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च की अगर बात करें तो ये आपके हैं न्यू दिल्ली में, ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक, उसके बाद अगर बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ये भी कई बार पूछा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक कहां पर है? तो गोवा के पणजी में, गोवा वाली बीच में, पणजी में। ठीक, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है ना, तो ये आपका पणजी नहीं होगा, सॉरी माफी चाहता हूं, ये आपका पुणे होगा, महाराष्ट्र में पुणे। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ हो गया, सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या बोला मैंने? सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? तो भावनगर, भावनगर कहां पर है? तो गुजरात में। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन म्यूजियम, ये कहां? कोलकाता में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंडियन म्यूजियम कहां मिलेगा? कोलकाता में मिलेगा। ठीक, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई हो गया। ठीक, इसके बाद अगर हम और बात करें, जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च बर्दवान, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, बर्दवान में है मोस्टली। ठीक, उसके बाद फिर कासरगोड केरल में आपको मिल जाएगा प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप, ये होता नहीं पूछा जाता है। एक पूछ लेता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तब क्या बोलिएगा? वो बोलिएगा न्यू दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ? मुंबई। उसके बाद में हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी में गुलमार्ग, गुलमार्ग कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, उसके बाद आइए आप सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैसूर में, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, मैसूर, कर्नाटका के मैसूर में, मैसूर प्लेस से थोड़ा सा दूर में है, थोड़ा सा दूर में क्या, रेलवे स्टेशन के पीछे है। ठीक, उसके बाद भी अगर हम बात करें नीरी, नीरी बोले तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर में है ये 1958 में बना था, 1958 आई थिंक, इसको देख लीजिएगा। लेकिन नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो नागपुर में। ठीक, उसके बाद फिर अगर हम बात करें और क्या चीज इसमें से पूछा है, कभी कभी पूछ लेता है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर है? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है नासिक में। और उसके बाद फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में। प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बार क्या पूछा गया, अहमदाबाद, प्लाज्मा। उसके बाद फिर आप पूछ लेता है ट्रैक्टर इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में, ये भी पूछा गया है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ये कहां पर है? पुणे में। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर मिल जाएगा? पुणे में। ठीक, उसके बाद फिर अगर आप देखे जाए कुछ न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जैसे में कौन कौन सा है? तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कहां पर है? तो जादूगुड़ा, जादूगुड़ा, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, मुंबई। उसके बाद साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कहां पर मिलेगा? कोलकाता। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहां पर है? कोलकाता में। फिर और अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ नहीं जाता, लेकिन कुछ चीजें जो मेन मेन है वही चीज देखेंगे। थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। थुम्बा बोलते हैं इसको, थुम्बा एक्चुअली केरल में है, थुम्बा एक जगह के नाम है, उसी के नाम पे ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, बेंगलोर में देख लिया हम लोग। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। ठीक, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम इज द कैपिटल ऑफ केरल।
फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये भी तिरुवनंतपुरम केरल में। अब आपसे पूछ ले कि डीआरडीओ हेडक्वार्टर कहाँ है? डीआरडीओ मतलब क्या हो गया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। इसका है कहाँ पर? तो है न्यू दिल्ली। कब बना था? तो 1952 में। नासा भी 1952 में ही बना था। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट करके याद कीजिए। अब कुछ चीजें और, जैसे कि मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? थे नई दिल्ली में। उसके बाद फिर अगर बात किया जाए तो वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मुक्तेश्वर कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में मुक्तेश्वर में। देखिए एक्चुअली ये दो जगह है वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मोस्टली आपको इज्जत नगर यूपी वाला ही पूछा जाता है, ये मुक्तेश्वर वाला नहीं पूछा जाता है इतना। तो दो जगह याद रखिए वेटरिनरी वाला। ठीक, आयुर्वेदिक स्टडी एंड रिसर्च की बात करें तो जामनगर गुजरात। उसके बाद बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यह है हैदराबाद में। ठीक, तो यहाँ तक इसके टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सबको थोड़ा अब सुनिए, 2 बार 3 बार आपको सब याद। तो इसका जो आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे, फरवरी 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। किसकी याद में? तो सीवी रमन की याद में। इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, जिसके लिए इनको फिजिक्स में फर्स्ट इंडियन थे जिनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1930 में। ठीक, तो इनके ही याद में हम मनाते हैं नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। फरवरी में और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है? देखिए हर एक साल मनाया जाता है नो डाउट, लेकिन फरवरी में बहुत सारे डेट है। लेकिन आपको जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछ जाते हैं, उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे कि फरवरी में आप देखिएगा, एक तो होता है वर्ल्ड कैंसर डे, ये मनाया जाता है 4 फेब को। उसके बाद अगर हम बात करें 13 फेब को, तो 13 फेब को मनाया जाता है क्या? रेडियो दिवस, रेडियो डे। और ये कौन सा रेडियो है? तो वर्ल्ड का है, दुनिया का। ठीक, उसके बाद फिर और क्या मनाया जाता है फरवरी के मंथ में? तो फरवरी के मंथ में एक और इम्पोर्टेंट है, क्या है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ये कब मनाया जाता है? 20 ऑफ फेब को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। कौन सा जस्टिस? सोशल, सामाजिक न्याय। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ऐसे डेट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको जो जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वो चीजें देखना है। तो 4 ऑफ फरवरी का ध्यान में रखिए, आपका कम बन जाएगा। वैलेंटाइन डे तो आपको पता ही होगा, किसी डे पता होगा, चॉकलेट डे पता होगा, नहीं पता है तो गूगल में सर्च कर लो। ठीक है, आजकल डे आ रहा है, बस ज्यादा नहीं, 5 दिन 6 दिन और बचा हुआ है, 4 5 6 दिन है, तो सब पे भी थोड़ा सा मेहनत कर लो। उसके लिए भी हो सकता है भाई कुछ मेहनत फल रहा है। तो उसके बाद फिर हो गया वर्ल्ड लिपरेसी डे, ये सब मत पढ़िए, मत पढ़िए, सब कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर अगर जनवरी में अगर ये देखा जाए, जनवरी में थोड़ा संख्या बढ़ जाती है। जनवरी में जैसे कि आपका सबसे पहले तो आपका क्या बोलेंगे? हिंदी दिवस। अपना हिंदी को तो बोलिएगा नहीं, तो 10 जनवरी को हम बोलते हैं हिंदी। अब कौन सा हिंदी है? नेशनल है या वर्ल्ड है? तो ये है आपका वर्ल्ड वाला, वर्ल्ड हिंदी दिवस, यानी विश्व हिंदी दिवस हमारा कब है? 10 जनवरी को। तो इससे एक दिन पहले है प्रवासी। देखिए बाई एग्जाम्पल में आप जैसे देखिए कि 10 तारीख की हिंदी मतलब 9 तारीख को प्रवासी यानी बाहर से लोग आए। गांधी जी आए थे 9 तारीख को 1915 में, 9 जनवरी। तो प्रवासी दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन 9 तारीख को आए, फिर 10 तारीख को लोगों ने हिंदी बोलना शुरू किया, उनको हिंदी सिखाया, हिंदी दिवस करके सम्मेलन किया, जो भी किया। ठीक, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। नेशनल यूथ डे, उसके बाद 10 के बाद 11 तारीख सब हिंदी तो सीख गए। अब 12 तारीख को युवाओं ने मिलकर के फिर से क्या नहीं कि यूथ डे। कौन सा है? तो नेशनल यूथ डे। ठीक, नेशनल यूथ डे हो गया। ये जो है किसके बर्थडे में है ये भी पूछ लेता है, तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के याद में 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या इसमें पूछा जा सकता है?
राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका, इसको बालिका ही बोले तो सही रहेगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये हो गया 24 जनवरी, और इसी के जस्ट एक दिन के बाद बच्चे जो है 18 साल के हो गए। बालिका दिवस 18 साल के हो गए तो 25 तारीख को वोट ले लो, हो गया। तो 25 जनवरी को हमने ले लिया वोट, यानी कि 25 तारीख को वोटर डे हो गया। या तो फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, अच्छा इलेक्शन डे बोल दिए, या इसी के दिन में 1950 में 25 जनवरी को ही हमारे जो है इलेक्शन कमीशन उसका स्थापना भी हुआ था। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले हुआ भी है। उसके बाद फिर और कौन सा डेट आ जाता है? तो मर्टरिज डे बोलते हैं, यानी कि महात्मा गांधी को जो गोली मारा गया था 30 जनवरी 1948 को। बहुत ही दुखद समाचार था वो, लेकिन जो भी है उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था ना कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिए थे, हम आपको छोटे से वर्ड में बोल दिए हैं, ठीक। उसके बाद लेप्रेसी हो गया। सर्वोदय डे, देखिए सर्वोदय डे कभी कभी पूछ लेता है, तो वो क्या है? 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को 3 चीजें, एक तो गांधी जी को मार दिया गया वो वाला डे, यानी कि मर्डरेज डे। उसके बाद फिर लेप्रेसी प्रिवेंशन डे, और तीसरा हो जाता है सर्वोदय डे। तो इसमें बस खाली 2 याद रखिए आप, महात्मा गांधी वाला और सर्वोदय, ठीक। उसके बाद मार्च में आ जाते हैं। मार्च में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पे ले लेता हूँ। मार्च में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या अगर बात किया जाए, देखिए है तो बहुत ज्यादा, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है। जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब ये वाइल्ड लाइफ डे मतलब कि वन्य जीव, विश्व वन्य जीव दिवस इसको मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 3 मार्च, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, ठीक। उसके बाद मनाया जाता है नेशनल ह्यूमन डे, नेशनल नहीं इंटरनेशनल ह्यूमन डे। ये कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, इंटरनेशनल महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं कब? 8 मार्च को। फिर इसके बाद और क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन डे फॉर ह्यूमन भी इसी मनाया जाता है, वो सब बात की बातें देखते रहेंगे, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंज्यूमर राइट डे, तो कंज्यूमर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम मनाते हैं 15 मार्च। ये मन जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर राइट्स डे हो गया, कब हो गया? तो ये हो गया आपका 15 मार्च को। उसके बाद फिर और क्या मनाया जाता है वर्ल्ड मार्च के महीने में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाटर डे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे मार्च का, वर्ल्ड वाटर डे, जो कि हम मनाते हैं 22 मार्च। देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वाटर मना लिए 22 मार्च, अप्रैल को हम अर्थ डे मना लिए, वर्ल्ड अर्थ डे, और 22 मई को हम बायोडाइवर्सिटी डे मना लिए। तो वो सभी चीजें देखेंगे। अब इसके बाद 23 तारीख को, इसके जस्ट एक दिन बाद 23 तारीख को, यानी कि 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? तो इसको हम मनाते हैं मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल मेट्योरोलॉजिकल डे, मेट्योरोलॉजिकल डे मनाते हैं 23 मार्च को। और वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इसके जस्ट एक दिन पहले, यानी कि 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं, ठीक है। तो यहां से इतना चीज हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गया मार्च में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, अब धीरे धीरे गायब भी हो रहा है, कुछ ध्यान है? 20 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे। लास्ट ईयर में जब पिछला एनटीपीसी मेरा एग्जाम था, तो मैं एनटीपीसी एग्जाम देकर जब आ रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ था, तो हम देख रहे थे ट्रेन में, तो एक गाड़ी रुकी हुई थी, आकर के ये गोरैया आकर के बैठी हुई थी। तो विश्व गोरैया दिवस हम मनाते हैं 20 मार्च को। उसी को हम देख रहा था, बड़ा ध्यान से देख रहा था, कुट 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 कर रही थी अपना। उसके बाद ट्रेन जब हारा बजा तो निकल गई,
लेकिन इसकी संख्या बहुत कम हो गई है अब। पहले आपको भी दिखता होगा घर में आगे पंखा में बैठती थी। अच्छा पहले घर भी खुला रहता था ना, अब तो साला सब बंद कर दिया है एकदम से। ऐसे पैक कर दिया कि गर्दा हवा ना घुस पाए, गर्दा ना घुस पाए घर, इसलिए सब तो दामा का मरीज होते जा रहे हैं। किसी को शुद्ध से ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन जो भी मिल रहा है सब मिक्स ऑक्सीजन मिल रहा है, तो क्या होगा, यही सब होगा। चलिए फिलहाल अपने टॉपिक में आता हूँ मैं। देखो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, 23 मार्च, ये तो सबको पता होगा 23 मार्च को, और किस लिए शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है इन लोगों के। उसके बाद वर्ल्ड का टीबी डे, टीबी टेलीविजन नहीं, टीबी ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रहा है, ये कब, तो 24 मार्च। देख रहे हैं मार्च में कितना इंपॉर्टेंट है। 20 तारीख को गौरैया दिवस मना लिए, 8 मार्च को आप मना लिए क्या, वुमेन डे इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय वाला। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बना लिए 3 मार्च को। उसके बाद फिर 20 तारीख को गौरैया हो ही गया, 21 तारीख को फॉरेस्ट्री डे हो गया, 22 तारीख को वाटर डे हो गया, ठीक, विश्व जल दिवस। उसके बाद मेट्रोलॉजिकल डे हो गया 23 मार्च को, और 24 मार्च को टीबी मुक्ति वाला बना लिया अपने, तो ट्यूबरकुलोसिस डे बना लिया 24 मार्च को। उसके बाद फिर क्या बनाते हैं, अब आते हैं अप्रैल में। मार्च में हो गया काम। अप्रैल में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ऑटिज्म नेशनल मैरीटाइम डे, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, इसको क्या बोलते हैं भाई, मेरी टाइम, 5 तारीख को। उसके बाद फिर अगर हम बात किया जाए 7 तारीख को, 2 दिन के बाद क्या बोलेंगे, हेल्थ, तो ये हो गया आपका वर्ल्ड हेल्थ डे। देखिए नेशनल मैरीटाइम का बात हो रहा है यहाँ पर 5 अप्रैल को, ठीक है, वर्ल्ड नहीं नेशनल। और वर्ल्ड हेल्थ डे का बात हो रहा है कितना, 7 अप्रैल को। उसके बाद वर्ल्ड हेम्योपैथी डे, होम्योपैथी डे कब मनाते हैं, तो होम्योपैथी के लिए हम 10 अप्रैल को होम्योपैथी मनाते हैं, 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। उसके बाद फिर वर्ल्ड हेरिटेज मनाते हैं हम 18 अप्रैल को, हेरिटेज यानी कि विरासत दिवस 18 अप्रैल, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए वर्ल्ड। दूसरे में क्या है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज जो मीटिंग होता है इस बार इंडिया में हुआ था 2024 में, ठीक, भारत मंडपम में। उसके बाद फिर बात किया जाए कुछ और चीजें हम मनाते हैं अप्रैल में, तो जैसे में अगर हम बोले 14 तारीख को हो गया, उसके बाद हेरिटेज हो गया, इंडियन सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल होता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मदर अर्थ डे यानी कि अर्थ डे हम बोलते हैं इसको, 22 अप्रैल। मदर अर्थ डे, मदर अर्थ डे भी 22 अप्रैल को, या केवल हम अर्थ डे भी अगर याद रखें ना तो हमारा काम बन जाएगा, डे है भाई, ठीक। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए 22 अप्रैल का तो इंपॉर्टेंट है ये, इसके बाद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, 24 अप्रैल पंचायत दिवस। ये तो हो गया आपका एनवायरनमेंट के टर्म से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये जो है सभी के टर्म से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझे, अगर इन्वायरमेंट आप निकाल दिए तो किनारे हट गया, लेकिन ये जो है देखो यार, अर्थ डे तो सबको है, अपनी पृथ्वी के ऊपर में सब कुछ। पंचायत दिवस एग्जाम के पॉइंट से बोल रहा हूँ। अच्छा, ग्राम पंचायत, पंचायत कितने टियर में है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यही है ना। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत हो गया आपका, उसके बाद फिर पंचायत समिति, जिला पंचायत। इसको जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 11 में, सॉरी शेड्यूल अनुसूची 11 में 29 विषयों के साथ जोड़ा गया था, ठीक है। फिर अनुसूची 12 में नगर पंचायत जोड़ा गया था। तो वो सब चीजें हम पॉलिटी के देखेंगे, पॉलिटी के सभी क्वेश्चन लगूंगा तो उससे रिलेटेड हम वो सब चीज करूंगा। चलिए यहाँ से हमारा ये चीज हो गया कंप्लीट, अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ में कुछ तो बचता नहीं है सर, ठीक है। अच्छा, पंचायत जो लागू हुआ था हमारा, तो 92 में तो हो गया, लेकिन 93 में उसको क्या है कि पहले ये बिल जो है पहले तो बन गया, संसद ने पारित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, स्टेट से भी पारित होना था 50% प्लस, तो वहां से भी पारित किया गया। उसके बाद भी जाकर के इसको लागू कर दिया गया।
तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसी में अप्रैल का मंथ का हो गया। तो ये 4 मंथ करते हैं, बाकी नेक्स्ट जब ले लेंगे ना, अब आगेगा मई का कोई या जून का लेंगे, तो उसमें हम बाकी 3 महीना 4 महीना करेंगे, फिर उसके बाद 3 महीना 4 महीना, क्योंकि हमको डे में एक कंप्लीट नहीं करना है इसको, और भी बहुत कुछ है इसमें। अब देखिए यहाँ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो लगभग लगभग 78%, यही बोलते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है यार, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो लगभग लगभग 20 से 21% आप बोलते हैं। तो नाइट्रोजन हो गया 78%, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो कि है आपका लगभग लगभग 20 से 21%। ठीक, उसके बाद फिर आता है ऑक्सीजन के बाद जो मात्रा में है थर्ड नंबर में, वो कौन सा है, तो वो है सबसे ज्यादा मात्रा जो तीसरे नंबर में, वो है आर्गन। ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया आर्गन। और आर्गन का जो परसेंटेज है 0.9 में, मतलब अभी 1% भी नहीं है आर्गन, 0.934 है। और ये भी एग्जैक्ट डाटा पूछ लेता है, 2 डिजिट तक 0.93, क्या लाइन भी याद है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आर्गन। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में मात्रा कितनी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो है 0.037, कहीं कहीं 39 भी लिखा रहता है, फिलहाल आप उसमें मत जाइए। 0.037%, 3%, इतना तक आप ध्यान रखिए, बस इतना तक मैं पता मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ से ये इतना आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, जैसे नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। अगर हम बात करें नियॉन का, तो नियॉन बहुत कम मात्रा में होता है। नियॉन नियॉन आपको मिलेगा 0.0018, मतलब देख रहे हैं 0.0018, मतलब कि हजारवां भाग में आ गया है कम से कम। उसके बाद नियॉन के बाद हीलियम। हीलियम अगर बात कीजिएगा जैसे हीलियम, तो ये क्या है 0.000320। ठीक, उसके बाद 5000, मतलब कि 10,000 में आ गया ये। उसके बाद फिर मीथेन। मीथेन मतलब बहुत कम मात्रा में, लेकिन एक बात ये भी है, हमारे जो है एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, मैनी गैसेस, लेकिन इसमें एक गैस नहीं पाई जाती है, वो क्या है, रेडॉन। रेडॉन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। और बाकी हमारा जो है एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन खत्म हो गया। अच्छा, हमारा जो एटमॉस्फेयर का लेयर है उसको भी अगर आप देखना चाहें तो इधर से ले चलिए। ये हमारा अर्थ है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं गड्ढा है, कहीं गुड्डा है, ये सब इसी तरह से। इधर से हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर। पूछा जाता है कि सबसे नीचे वाला लेयर को क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर के, तो उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। उसके बाद फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आता है मेसोस्फेयर, मेसो के बाद आता है थर्मो, और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर आपका काफी ज्यादा हो जाता है। इधर ही आपको सेटेलाइट वगैरह जो है, इधर कितना 36,000 किलोमीटर के हाइट में सेटेलाइट वगैरह इधर ही लॉन्च किए जाते हैं, इधर रखे जाते हैं। ठीक, जियोसंक्रोनस सेटेलाइट होता है ना, GSS, जियोसंक्रोनस सेटेलाइट। देखिए आप जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका, सॉरी हाइट बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा एटमॉस्फेयर ऊपर आसमान की तरफ, ठीक, तो जैसे जैसे जाइएगा पहले आपको टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर पहले डाउन होगा, फिर ऊपर जब यहाँ पर आप ट्रोपोस्फेयर में पहुंच जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर लेयर के बाद जब स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करेंगे तो फिर आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर जाएंगे तो टेम्परेचर फिर घटेगा, फिर उसके बाद जो बढ़ेगा वो बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आप पूछिएगा सर इसमें जो है हमारा एरोप्लेन वगैरह ये सब कहाँ पे आता है। अच्छा, जो हमारा ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर में है, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कम से कम 50 बार पूछा गया एग्जाम में। पूरा रेलवे एग्जाम उठा कर देख लीजिए, केवल रेलवे को बता रहे हैं, एसएससी उससे तो छोड़िए दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये भी हो गया स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर। अच्छा, सेटेलाइट वगैरह किधर चाहिए सब कर दीजिए। हमारा आयनोस्फेयर जो होता है वो किधर मिलता है, खैर एटमॉस्फेयर जब लाएंगे ना तो देखेंगे हमारा बहुत सारे क्वेश्चन में इसमें लिया हुआ यार, मेरा मतलब एक दो टॉपिक में इतना टाइम लग जा रहा है, बताओ कैसे कंप्लीट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलिडिटी टाइम पीरियड ऑफ चेक बुक। अपने चेक बुक लिया होगा, तो लेकिन इस चेक बुक का वैलिडिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारा चेक है,
चेक का बुक मान लीजिए ये ऐसे, ये हो गया आपका ऐसे बुक, इसी में से आपका पन्ना पर दर पन्ना 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 है इसे, ठीक। एक ने आपको इसे ऐसे खोल लिया, इसको दूसरा पन्ना निकाल के लिया, तो ये जो पेज है ना, इसमें जब आप साइन कर दिए, जो डेट डाल दिए, वहां से 3 महीने की वैलिडिटी होती है इसकी, समझ रहे हैं, वहां से इसकी 3 महीने की वैलिडिटी होती है जो चेक डाल दिया ना, तो उसके बाद फिर ये चेक जो है बाउंस हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसकी कितने दिन की है, तो 3 मंथ्स की एक्सपायरी डेट या वैलिडिटी उसकी होती है। देखिए वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 हम क्रिकेट का सोच रहे हैं, इसमें करंट अफेयर वगैरह सभी कुछ डालने के लिए, तो अभी हम आप इसको नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे। फर्स्ट ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन एथेन। ओलंपिक में कब क्रिकेट खेला गया था, तो 1900 में। कहाँ खेला गया था, ये सभी चीजें हम देखेंगे, ठीक। शिमला एग्रीमेंट 2019। अब गैल्वेनाइजेशन देख लेते हैं, छोटा सा है। देखिए गैल्वेनाइजेशन हम क्यों प्रयोग करते हैं, इसमें क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच जिंक ऑक्साइड इज अप्लाइड टू मेटल टू स्टॉप देम फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग हो गया, या अब बोल दीजिए इसको इरोजन, कोरोजन होता है ना, जंग लगना, सुने होंगे, जंग, जंग मूवी का बात नहीं कर रहा हूं, जंग लगना, या जंग लगने से जो खराब हो जाता है उसको बचाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अब जो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, तो जिंक की लेप लगाते हैं, जिंक का लेप लगा करके हम उसको रस्टिंग से बचाते हैं। अब अच्छा आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी मेटल है, मेटल यानी कि धातु, इसमें अगर जंग लग रहा है, तो जंग पर लगता कैसे है, तो एक तो चाहिए आपको मॉइस्चर, और दूसरा क्या चाहिए, एयर, ठीक। एयर यानी कि आपको ऑक्सीजन, ठीक है। आपका नाइट्रोजन वाला जो कर रहा था उसमें एक चीज थोड़ा सा रह गया है, खैर चलिए बाद में उसको बता देंगे। मेटल हो गया ये, ठीक। तो जब आपका ये दोनों मिल करके लगेगा, तो उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करके ये बनाता है आयरन ऑक्साइड, ठीक। जैसे कि आयरन में है तो आयरन ऑक्साइड को जैसे बना देता है, और ये क्या होता है, अच्छा तो हमारा क्वेश्चन ये था कि जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है या घटता है, या इसका हम द्रव्यमान का बात करें, बढ़ता है या घटता है, क्या बोलिएगा, जरा सोचिए। तो देखिए पहले तो इसका बढ़ता है, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे घटता जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि जंग लगने पर किसी भी मेटल या किसी भी वस्तु का भार या द्रव्यमान क्या होगा, तो पहले बढ़ेगा, यानी कि आप बढ़ेगा बोलिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी है कि पहले बढ़ता है फिर बाद में कम होता है, घटता है, तो ये और सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि एनटीपीसी में इस तरह क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अच्छा गैल्वेनाइजेशन को हो गया। अब यहीं पर एक होता है गैल्वेनाइजेशन, मतलब क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं यार हिंदी में, वल्कनीकरण को ऐसे ही बोलते हैं। एक होता है अमलगम। अमलगम मतलब क्या हो गया कि इसमें मरकरी, ठीक, यानी कि हम बोलेंगे Hg, मरकरी और प्लस चांदी हो गया Ag, सिल्वर, इस दोनों को अमलगम बनाते हैं, इन दोनों को गला करके। मरकरी ऑलरेडी गला रहता है, चांदी गला करके अमलगम बना करके, जैसे दांत वगैरह है, आपका दांत टूट टूट गया, पिल्लू खा गया गुटखा उटका खाने से, ठीक, या खैनी उनी खाने से, तो उसी में गड्ढा में जो है इसको भरते हैं, या तो कोई दांत कबाड़ा तो वहां पर इसको भर देते हैं, ताकि दांत का आपका जो भी है, जैसे सीजन हो रहा है तो सीजन ना हो, ठीक। वो सब चीज दांतों के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अमलगम, ठीक है। तो इसका पूछ लेता है कि ये कौन सा मेटल के साथ अमलगम नहीं बनता, तो उसका सिंपल एक ही है, एग्जाम्पल एक ही है, वो क्या है, आयरन। आयरन यानी कि लोहा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, ASCII यानी कि
स्काई का फुल फॉर्म। अब देखिए कंप्यूटर का ये जो कि हमें फुल फॉर्म, अगर इसको पढ़ाने अभी पढ़ूंगा तो कम से कम 20 मिनट में आपको फुल फॉर्म बताऊंगा। और फुल फॉर्म करवाते करवाते मतलब कि आपका बहुत कुछ फुल फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा उसमें। जो भी एग्जाम में आए हैं वही सब मैं बताऊंगा, और जो आने की संभावना है, जो ज्यादा का रिपीटेड चीज आता है यार, कोई अलग से तो नहीं आता कुछ। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, पीछे जो छूटा है वो भी और आगे जो भी छूटा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। वैसे बहुत चीज बचा हुआ है यार इसमें। प्लीज यार चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।